आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम भारतीय इतिहास का एक टॉपिक ले रहे हैं। इससे पहले भारतीय इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था और आज हम भारतीय इतिहास में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वैदिक काल। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसी प्रकार यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता थी। इसी प्रकार ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल एक ग्रामीण काल था। यह वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य माने गए हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना गया है। तो आर्यों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि आर्य लोगों का आगमन कहाँ से हुआ। आर्य किसी जाति का नाम नहीं है, यह एक भाषा सूचक शब्द है। यह एक भाषा सूचक शब्द है। इसी प्रकार जो वैदिक काल है, संपूर्ण वैदिक काल का समय 1500 से 600 BC है। इस संपूर्ण वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 600 BC, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व संपूर्ण वैदिक काल का समय है। और इससे वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में है। एक तो ऋग्वैदिक काल, इसे पूर्व वैदिक भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक, और इसका समय है 1500 से 1000 BC। यानी संपूर्ण वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 600 BC। इसमें भी दो भागों में विभाजन है वैदिक काल का, ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। इसका समय 1500 से 1000 BC है। और एक है आपका उत्तर वैदिक काल, और इस उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 BC। तो दोस्तों, संपूर्ण वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 600 BC है। इसका विभाजन दो भागों में है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 BC है। इसके पश्चात सबसे पहले हम बात करते हैं इस काल की जानकारी के स्रोत। आगे हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य कहाँ से आए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि वैदिक काल की जानकारी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर 1 वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य जिसमें आपके 4 वेद आएंगे और उपनिषद आएंगे, वेदांग आएंगे, इनसे हमें जानकारी मिलती है। वो अपन अलग से चर्चा करेंगे, वैदिक साहित्य की वेदों की चर्चा करेंगे। नंबर 2 गैरुवर्ती मृदभांड। नंबर 3 लाल काले मृदभांड। नंबर 4 एक अभिलेख है जिसका नाम है कुस्सी अभिलेख, और ये अभिलेख है 1600 ईसा पूर्व का। एक अभिलेख है जिसका नाम है कुस्सी अभिलेख और इसका समय है 1600 BC। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, देख ली। इससे हमें जानकारी मिलती है
कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। एक अभिलेख है जिसका नाम है कुस्सी अभिलेख। ये 1600 BC का है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। इसी प्रकार नंबर 5, बोगज कोई कई जगह गोई भी है, बोगज गोई अभिलेख, और इसका समय है 1400 BC। इसका समय कितना है? 14। ये जो बोगज गोई अभिलेख है इसका समय कितना है? 1400 BC। और इस अभिलेख से हमें वैदिक कालीन 4 प्रमुख देवताओं की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से हमें वैदिक कालीन 4 प्रमुख देवताओं की जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक कालीन देवताओं की जानकारी मिलती है। देवताओं की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की जानकारी के कुछ स्रोत हैं। वैदिक साहित्य इसका अलग से हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। गैरुवर्ती मृदभांड, लाल काले मृदभांड, कुस्सी अभिलेख जो 1600 BC का है, यानी 1600 ईसा पूर्व का है। और इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आ गई थी। इसी प्रकार बोगज कोई अभिलेख 1400 BC का है। इसमें वैदिक कालीन इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य वैदिक कालीन देवताओं की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। तो हम आर्यों के बारे में जानकारी देखते हैं। आर्य शब्द है आपके सामने, आर्य। देखिए वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना गया है। इसी प्रकार आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। दोस्तों आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान, उत्तम, महान। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान, उत्तम या महान। यानी आर्य यहाँ किसी जाति से संबंधित शब्द नहीं है। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। दोस्तों आपको याद रखना है, आर्य किसी जाति से संबंधित नहीं है, तो आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक शब्द है। यानी यहाँ आर्य किसी जाति का नाम नहीं है। इसके पश्चात आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1853 ईस्वी में
मैक्स मूलर ने किया था। दोस्तों, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मैक्स मूलर के द्वारा। और कब किया गया? 1853 में। इसी प्रकार ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 33 बार। तो आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान, उत्तम या महान। और यह एक भाषा सूचक शब्द है, न कि जाति सूचक। यह एक भाषा सूचक शब्द है। और आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। और ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 33 बार। इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो मत माना जाता है, सर्वमान्य मत माना जाता है मैक्स मूलर का, कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से मत देने वाले विद्वान का नाम था मैक्स मूलर। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में रुके। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में रुके थे। तो आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ रुके? पंजाब में। अब ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो मुख्य केंद्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य केंद्र गंगा यमुना दोआब हो गया। तो आपको 2 लाइनें और याद रखनी है। सप्त सैंधव प्रदेश, इनको हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। सप्त सैंधव प्रदेश, तो इसमें अपन एक लाइन नोट कर सकते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का केंद्र, ऋग्वैदिक आर्यों का केंद्र। तो सप्त सैंधव, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। इसके पश्चात गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब, ये उत्तर वैदिक आर्यों का केंद्र बना। उत्तर वैदिक आर्यों का केंद्र। दोस्तों, आपको आराम से समझना है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हम वैदिक काल के कम से कम 5 से 6 वीडियो बनाएंगे। 5 से 6 वीडियो में पढ़ेंगे इसे। ये फैक्ट है, एक बार इनको आप रिवाइज कीजिए, इनको याद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। फैक्ट है, ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान, या आर्य लोग भारत में कहाँ से आए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, या आर्य लोग भारत में कहाँ से आए। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं, अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन इनमें सर्वमान्य मत माना जाता है मैक्स मूलर का, जो जर्मनी के विद्वान थे। इन्होंने आर्यों का आगमन मध्य एशिया से बताया था। फिर भी जो भी विद्वान हैं, जिन जिन विद्वानों ने जो अपने मत दिए हैं उनको देखिए एक बार। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र झा। आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश से संबंधित थे। ये मत देने वाले कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद व अविनाश चंद्र झा। ब्रह्म ऋषि प्रदेश गंगानाथ झा। मध्य देश बताने वाले राजबली पांडे। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव किसके द्वारा बताया गया? बाल गंगाधर तिलक। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक की रचना है। इन्होंने उत्तरी ध्रुव आर्यों का निवास स्थान बताया। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार बताने वाले कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनका मूल निवास स्थान तिब्बत का पठार बताया। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मध्य एशिया। इसी प्रकार आल्पस पर्वत का पूर्वी क्षेत्र ब्रेंडेनस्टीन, आल्पस पर्वत का पूर्वी क्षेत्र बताने वाले कौन है? ब्रेंडेनस्टीन। मध्य एशिया जो महत्वपूर्ण मत माना जाता है वो मत देने वाले कौन थे? मैक्स मूलर। दक्षिणी रूस बताने वाले गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग।
डेन्यूब नदी घाटी यानी हंगरी प्रदेश, पीगाइल्स जर्मनी, हर्ट व पेंका, और कश्मीर में हिमालय एल्डिकल। तो ये विद्वानों के नाम है, ये अलग अलग मत दिया गया। जैसे सप्त सैंधव प्रदेश बताने वाले संपूर्णानंद अविनाश चंद्र झा, ब्रह्म ऋषि प्रदेश गंगानाथ झा, मध्य देश राजबली पांडे, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत का पठार स्वामी दयानंद सरस्वती, आल्पस पर्वत का पूर्वी क्षेत्र बेंडेनस्टीन, मध्य एशिया मैक्स मूलर, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड नेहरिंग, डेन्यूब नदी घाटी पीगाइल्स, जर्मनी हर्ट व पेंका, कश्मीर व हिमालय बताने वाले एल्डिकल। तो आर्य किसी जाति का नाम नहीं है, यह एक भाषा सूचक शब्द है, और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान, महान, उत्तम आदि। और सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग मैक्स मूलर के द्वारा किया गया, और ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार। वैदिक कालीन आर्यों का जो विभाजन है 2 भागों में है, एक ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन, दूसरा है उत्तर वैदिक कालीन। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने अपना जो केंद्र बनाया वो था सप्त सैंधव प्रदेश, और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो केंद्र बना वो था गंगा यमुना दोआब। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक साहित्य। इसके बाद हम डिटेल से चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य जिसमें वेदों का अध्ययन किया जाएगा। तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम बात करते हैं वेद। वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम हम बात करते हैं वेद। तो जो वेद शब्द है ये विद धातु से बना है। वेद जो शब्द है ये विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद विद धातु से बना है। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। वेदों की रचना सिंधु नदी किनारे की गई थी। सिंधु नदी किनारे बैठकर वेदों की रचना की गई। इसी प्रकार एक शब्द है श्रुति साहित्य। दोस्तों एक शब्द है श्रुति साहित्य, यानी जो वैदिक कालीन आर्य थे, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वैदिक कालीन आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इन्हें रटकर याद किया था। वैदिक कालीन आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इन्होंने सुनकर रटकर इन्हें याद किया। इसीलिए वेदों को या वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसके पश्चात एक शब्द है अपौरुषेय। तो वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। एक शब्द आता है दृष्टा। एक शब्द है दृष्टा, यानी वैदिक कालीन ऋषियों को दृष्टा कहा गया। वैदिक कालीन ऋषियों को दृष्टा कहा गया क्योंकि ऋषियों ने वैदिक ज्ञान को देखा था। ऋषियों ने वैदिक ज्ञान को देखा था, इसीलिए वैदिक कालीन ऋषियों को दृष्टा कहा गया। इसके पश्चात एक शब्द है संहिता। वेदों का जो संकलन है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया, इसीलिए इनको संहिता कहा जाता है। एक जगह संकलन किया गया, इसलिए क्या कहलाए? संहिता कहलाए। इसके पश्चात एक शब्द है वेद त्रयी। प्रथम तीनों वेदों का समूह, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेदों का समूह क्या कहलाता है? वेद त्रयी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है या वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अथर्ववेद। तो दोस्तों वेद जो शब्द है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। इसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सिंधु नदी किनारे वेदों की रचना की गई। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी के किनारे वेदों की रचना की गई थी। श्रुति साहित्य। वैदिक कालीन आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इन्हें सुनकर और रटकर याद किया गया। अपौरुषेय। वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। दृष्टा शब्द है। वैदिक कालीन जो ऋषि थे उन्हें दृष्टा कहा गया क्योंकि उन्होंने वैदिक ज्ञान को देखा था।
इसके पश्चात एक शब्द है संहिता। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया, इसलिए इसे संहिता कहा गया। और वेद त्रयी, प्रथम तीनों वेदों का समूह, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों का समूह क्या कहलाता है? वेद त्रयी कहलाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद। वैदिक साहित्य में हम वेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें पहला वेद है आपका ऋग्वेद। आइए ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए, एक तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। इसका रचना काल 1500 BC से 1000 BC माना गया है। तो सामान्य फैक्टें देखिए एक बार। सबसे प्राचीन वेद है, इसी प्रकार इसका रचना काल 1500 से 1000 BC यानी ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका रचना काल माना गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद का जो उपवेद होता है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। याद रखने हैं, फैक्ट हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसी प्रकार ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद, उपनिषद भी कौन कौन से होंगे? ऐतरेय और कौशितकी। दोस्तों, जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 से 1000 BC पूर्व। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशितकी और उपनिषद भी कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। इसी प्रकार ऋग्वेद में जो पुरोहित होता है, पुरोहित को क्या कहा गया? होता। यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता। ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? 1028। और ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,598। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,598। दोस्तों, इसमें आपको 2 लाइनें याद रखनी है। देखना, नोट यहीं पे याद रखनी है 2 लाइनें। नंबर 1, प्रत्येक मंत्र की शुरुआत अग्नि देवता की
उपासना से होती है। ये ध्यान रखना है आपको। प्रत्येक जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों की शुरुआत कौन से देवता की उपासना से शुरू होती है? अग्नि देवता की उपासना से। इसी प्रकार नंबर 2 बात करें। नंबर 2 देखिए, सूक्तों की संख्या 1028 है, मंडल कितने इसमें 10, और मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,598। तो सूक्त 1028 और मंत्र 10,598। तो सामान्य सी बात है, सूक्त की संख्या कम है और मंत्रों की संख्या अधिक है। इसका कारण क्या है? देखिए, 3 से लेकर या जो एक सूक्त है, एक सूक्त 3 से लेकर 300 मंत्रों से मिलकर बना है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोबारा देखिए, इसमें मंडल कितने हैं? 10, सूक्त कितने हैं? 1028, और मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,598। तो नोट में हमने 2 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन है, प्रत्येक मंत्र की शुरुआत अग्नि देवता की उपासना से होती है। जो भी मंत्र है उस मंत्र की शुरुआत अग्नि देवता की उपासना से होगी। एक जो सूक्त है, सूक्त कितने हैं? 1028, मंत्र कितने हैं? 10,598। एक जो सूक्त है वो 3 से लेकर 300 मंत्रों से मिलकर बना है। इसमें निश्चित नहीं है, 3 से लेकर संख्या है, संख्या 3 संख्या से लेकर 300 संख्या तक कितनी भी हो सकती है, उनसे मिलकर के एक सूक्त बना है। तो सामान्य सी बात है, सूक्तों की संख्या क्या होगी? कम होगी। सूक्तों की संख्या क्या होगी? कम। इसके पश्चात देखिए, प्रथम मंडल व दसवां मंडल अंत में जोड़े गए। प्रथम मंडल और जो 10वां मंडल है वो अंत में जोड़े गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये नवीन मंडल हैं। ये ऋग्वेद के नवीन मंडल हैं, और ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल है 10वां मंडल। जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है, सबसे नवीन मंडल है। दोस्तों जो 10 मंडल हैं टोटल, उसमें से पहला मंडल और जो 10वां मंडल है वो अंत में जोड़े गए। तो सबसे अंत में जोड़े गए, सामान्य सी बात है, नवीन मंडल। और इन दोनों में भी, प्रथम मंडल और 10वें मंडल में भी सबसे नवीन मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। इसके पश्चात दो मंडल से लेकर 7 मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है, यानी दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। दोबारा देखिए, पहला मंडल 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए तो ये नवीन होंगे, और इनमें भी सबसे नवीन कौन सा है? 10वां। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है, और इन्हें परिवार मंडल, वंश मंडल अथवा ऋषि मंडल कहा जाता है। इन्हें का मतलब दूसरे मंडल से 7वें मंडल को, दूसरे मंडल से 7 मंडल को
किस नाम से जाना जाता है? परिवार मंडल, वंश मंडल अथवा ऋषि मंडल कहा जाता है। तो पहला मंडल और जो 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़े गए। सबसे प्राचीन मंडल दूसरे से लेकर 7वें मंडल, जिन्हें परिवार मंडल, वंश मंडल अथवा ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद के बारे में ये सामान्य जानकारियां हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है, अभी हमने चर्चा की थी कि दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना गया है। सबसे नवीन मंडल प्रथम और 10वां मंडल है, और उसमें भी सबसे नवीन कौन सा है? 10वां मंडल। सबसे नवीन मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। तो इनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि इन्हें परिवार मंडल, वंश मंडल अथवा ऋषि मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल को परिवार मंडल, वंश मंडल अथवा ऋषि मंडल कहा जाता है। तो जो दूसरा मंडल है उसकी रचना घृतसमत ऋषि के द्वारा की गई, या उससे संबंधित ऋषि कौन थे? घृतसमत। तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि कौन है? विश्वामित्र। चौथे मंडल से वामदेव। 5वां मंडल अत्रि ऋषि। छठा मंडल भारद्वाज और 7वां वशिष्ठ। तो दूसरा घृतसमत भारद्वाज, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, 5वां अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज और 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित माना जाता है। अब इसमें देखिए, इन मंडलों में हमें अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, उनके बारे में देख लीजिए। जो दूसरा मंडल है, इस दूसरे मंडल में कृषि से संबंधित चर्चा का उल्लेख मिलता है। यद्यपि कृषि से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन चौथे मंडल में मिलेगा। कृषि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंडल चौथा मंडल ही होगा, लेकिन यहाँ केवल सामान्य चर्चा की जानकारी, सामान्य चर्चा का उल्लेख है, क्योंकि उसमें कृषि से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख मिलेगा। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो कृषि को समर्पित तो कौन सा मंडल होगा? चौथा मंडल। लेकिन फिर भी दूसरे मंडल से हमें कृषि से संबंधित चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा मंडल, इसमें हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से वेद में गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और इसकी रचना, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा। और ये जो गायत्री मंत्र है, ये सावित्री देवी अर्थात सूर्य को समर्पित है। सावित्री देवी अर्थात सूर्य को समर्पित है। तो दूसरे मंडल में कृषि से संबंधित केवल चर्चा की गई है, जबकि कृषि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? चौथा मंडल है। और तीसरे मंडल में हमें किसकी जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र की। इसके बाद हम बात करें चौथा मंडल, इसमें कृषि से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, अर्थात इसमें कृषि से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख है। कृषि से संबंधित यानी अनुष्ठान शब्द है, तो कृषि से संबंधित कितने मंत्रों का उल्लेख है? 24 मंत्रों का। इसी प्रकार इस मंडल से ही जानकारी मिलती है कि पृथुवन्य, इस मंडल से हमें जानकारी मिलती है कि पृथुवन्य भारत का प्रथम
कृषि इंजीनियर था। तो भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर किसे माना गया है? पृथुवैन्य को, पृथुवैन्य को। इसी प्रकार इस मंडल की रचना में 3 राजाओं की भूमिका मानी जाती है। ये जो मंडल है आपका कौन सा? चौथा मंडल। चौथे मंडल की रचना में 3 राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है और इसमें 3 राजा कौन कौन से हैं? अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु। अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु, इन 3 राजाओं की चौथे मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसी प्रकार आपका ये जो छठा मंडल है, छठा मंडल, इसमें अग्नि की महिमा का उल्लेख है। छठे मंडल में अग्नि की महिमा का उल्लेख है। और ये जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में हमें दासराग युद्ध की जानकारी मिलती है। दासराग युद्ध की जानकारी जो रावी नदी किनारे अर्थात पुरुषनी नदी किनारे हुआ था, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। और आपको एक लाइन और ध्यान रखनी है, नोट। प्रथम मंडल में जुए से संबंधित जानकारी, जुआ खेला जाता है, जुए से संबंधित जानकारी मिलती है। दोस्तों अभी हम ऋग्वेद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। ऋग्वेद का दूसरा मंडल कौन से ऋषि से संबंधित है? घृतसमत भार्गव। तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, 5वां अत्रि, छठा भारद्वाज और 7वां मंडल वशिष्ठ। तो दूसरा मंडल कृषि से संबंधित चर्चा का उल्लेख करता है, लेकिन कृषि को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? चौथा मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई। चौथे में कृषि से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन यानी कृषि से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख है। कृषि से संबंधित 24 मंत्रों का उल्लेख है। इस मंडल से जानकारी मिलती है कि पृथुवैन्य भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर था। और इस मंडल के निर्माण में 3 राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु। अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु। और जो छठा मंडल है उसमें अग्नि की महिमा का उल्लेख है। 7वें मंडल से हमें दासराग युद्ध की जानकारी मिलती है और प्रथम मंडल में जुए से संबंधित जानकारी मिलती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।